नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें फेल बीजेपी। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री और सीएम योगी पर निशाना, बोली गहने और घर गिरवी रखकर गुजारा कर रहे बनारस के बुनकर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को वाराणसी के बुनकरों के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। वाराणसी में बुनकरों की तंगहाली को लेकर उन्होंने आर्थिक पैकेज की मांग की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सीएम ने पीएम साहब को बुलाकर एक आयोजन कर बताया कि छोटे और मझोले उद्योगों में लाखों रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत देखिए, पीएम के संसदीय क्षेत्र के बुनकर जो वाराणसी की शान हैं, आज गहने और घर गिरवी रखकर गुजारा करने को मजबूर हैं। उन्होंने आगे लिखा, लॉकडाउन के दौरान उनका पूरा काम ठप्प हो गया। छोटे व्यवसायियों और कारीगरों की हालत बहुत खराब है। हवाई प्रचार नहीं, आर्थिक मदद का ठोस पैकेज ही इन्हें इस तंगहाली से निकाल सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस कर रही जमीन तैयार, संघर्ष के जरिए दिख रही है अकेले तड़ते। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3 दशक से भी ज्यादा समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस जिस तरह राज्य सरकार की लगातार आलोचना कर रही है और हर मुद्दे पर सड़कों पर उतर रही है, उससे लगता है कि पार्टी विधानसभा के अगले चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने का मन बना चुकी है। पेट्रोल डीजल के दामों पर बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। इसके अलावा पुलिस ने समान नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ पिछले 19 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम को गिरफ्तार किया था, जिसका विरोध जताने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधानमंडल दल की नेता राधना मिश्रा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देर रात थाने पहुंच गईं और गिरफ्तारी को गलत बताया। कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की हाथापाई भी हुई। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगी है और हो रहा आंदोलन संभवतः उसी को देख के किया जा रहा है। कांग्रेस आंदोलन नहीं करने वाले दूसरे दलों को भी आड़े हाथों ले रही है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी जनता की आवाज उठाती रहेगी। दमन को औजार बनाकर दूसरी पार्टी को तो रोका जा सकता है, लेकिन कांग्रेस को नहीं। उन्होंने परोक्ष रूप से बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर हमला बोला और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तक बता दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता भाजपा के अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं, जिसका मायावती ने कड़ा विरोध किया और कांग्रेस को चेतावनी दी कि वो ऐसा बोलने से बाज आए। बसपा हमेशा देश हित के मामले में केंद्र सरकार के साथ खड़ी रही है। केंद्र में चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, कांग्रेस के कार्यकाल में भी पार्टी ने देश हित का ख्याल रखते हुए सरकार का साथ दिया था। क्या बसपा उस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता थी? अभी चीन के साथ सीमा पर विवाद के कारण भी बसपा केंद्र सरकार के साथ है। बसपा ने कभी भी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, कांग्रेस के साथ बसपा 1996 का विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। मतलब कांग्रेस केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के साथ अन्य पार्टियों से भी पंगे ले रही है। बसपा को अपने आलोचना के दायरे में लाकर कांग्रेस भी अन्य विपक्षी दलों की तरह अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ पिछला विधानसभा चुनाव लड़के मुंह की खा चुकी है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन में उसे लंबा घाटा उठाना पड़ा था। लोकसभा के 2014 के चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुला था, जबकि इस बार उसे 10 सीटें मिल गई और सपा की सीट 2014 की तरह 5 ही रहीं। कांग्रेस यह जानती है कि सपा इस बार उसके साथ चुनाव में गठबंधन तो क्या सीटों का तालमेल भी नहीं करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन कुछ छोटे दलों के साथ तालमेल कर सकती है। बसपा प्रमुख मायावती की आलोचना कर प्रियंका गांधी ने खाई को और ज्यादा बढ़ा लिया है। राजनीति में कब क्या होगा इस पर कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन अभी तो संभावना यही कि कांग्रेस को बसपा से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलने जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश के जन्मदिवस पर आयोजन की जगह करे जरूरतमंद की मदद, डिम्पल। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 47वां जन्मदिन है। इस मौके पर उनकी पत्नी व सांसद डिम्पल यादव ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से किसी आयोजन की जगह जरूरतमंद की मदद के लिए आग्रह किया है।
डिम्पल यादव ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि सपा के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके अनुरोध पर उनके चाहने वाले सभी समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं से ये आग्रह है कि वो इस संकट काल में किसी आयोजन की जगह व्यक्तिगत स्तर पर किसी जरूरतमंद की मदद करें। पार्टी सूत्रों के अनुसार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन को पार्टी कार्यकर्ता सादगी से मनाएंगे। इस बार कोविड-19 के कारण महानगर और जिला इकाई के पदाधिकारी बिना किसी तामझाम के पार्टी कार्यालय पर केक काटेंगे। वहीं अनाथालयों में बच्चों को खाना खिलाएंगे। इसके अलावा कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी ऐप टिकटॉक की तरफ से केस नहीं लड़ेंगे कांग्रेस नेता अभिषेक मन्नू सिंघवी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता वरिष्ठ वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी ने साफ कर दिया है कि वो चीनी ऐप टिकटॉक की तरफ से केस नहीं लड़ेंगे। बुधवार को अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कहा कि चीनी ऐप टिकटॉक की तरफ से कोर्ट में पैरवी नहीं करेंगे। पिछले साल टिकटॉक के लिए केस लड़ने वाले अभिषेक मन्नू सिंघवी ने बताया कि टिकटॉक के लिए उन्होंने 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। वे जीते भी थे। हालांकि इस दफा वो कोर्ट में चीनी ऐप टिकटॉक के लिए नहीं लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच IRCTC ने दिखाया 560 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच IRCTC ने 560 सुपरवाइजरों को हटाने का फैसला किया है। ये सभी सुपरवाइजर IRCTC के कैटरिंग और पर्यटन में काम कर रहे थे। IRCTC ने कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में इन लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार IRCTC ने 2018 में लगातार रेलवे में खान पान की मिल रही शिकायत के बाद 560 सुपरवाइजर को नियुक्त किया था। इन सुपरवाइजरों का काम खाना की गुणवत्ता चेक करने का था। इसके अलावा ये सुपरवाइजर रेलवे कोच की निगरानी भी करते थे। सभी जोन को लिखा पत्र। बता दें कि अनुबंध खत्म करने के लिए IRCTC ने 25 जून को अपने जोनल कार्यालयों को पत्र लिखकर कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में इन अनुबंधित कर्मचारियों की अब आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें 1 महीने का नोटिस देकर उनका अनुबंध खत्म कर दिया जाए। नहीं मिलती है खान पान की सुविधा। वर्तमान में देश भर में चल रही स्पेशल और AC ट्रेनों में कोरोना वायरस के कारण खान पान की सुविधा को खत्म कर दिया गया है। ऐसे में IRCTC को ऐसे रेलवे कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। साथ ही स्थिति कब तक सुधरेगी यह भी कंफर्म नहीं है, जिसके कारण रेलवे ने इन कर्मचारियों का अनुबंध खत्म कर दिया है। तत्काल टिकट बुकिंग शुरू। रेलवे ने कल से ही तत्काल टिकट सेवा बुकिंग शुरू कर दिया है। रेलवे के इस फैसले से यात्री 1 दिन पहले भी टिकट कटा सकते हैं। रेलवे ने बताया कि तत्काल टिकट IRCTC की वेबसाइट पर जाकर कटाई जा सकती है। इसके अलावा जिन ट्रेनों का नंबर 0 होगा उन ट्रेनों में ही यह सुविधा अभी उपलब्ध है। 1 जून से चल रही है 200 ट्रेनें। 31 मई को लॉकडाउन 4 की समय सीमा खत्म हो जाने के बाद से यानी 1 जून से भारतीय रेलवे देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 200 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर चुकी है। इन ट्रेनों में सफर करने के लिए 22 मई से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। इन ट्रेनों में सफर करने वाले 30 दिन पहले भी सीटों की बुकिंग करवा सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है कि सरकारें पहले इस समस्या को स्वीकारें। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राजनेता राहुल गांधी ने डॉक्टर्स डे के दिन भारत और विदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ सक्रिय 4 भारतीय नर्सों से बातचीत की। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई के लिए जरूरी है कि सरकारें इस समस्या को स्वीकार करें और इनका सामना करें। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकारें ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि कोरोना महामारी समस्या उतनी भयावह नहीं है जितनी दिख रही है, जबकि ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों के अनुभव को लोगों के समक्ष साझा किया। उन्होंने न्यूजीलैंड में काम कर रही केरल की अनु रघुनाथ, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सेवारत राजस्थान के नरेंद्र सिंह, ब्रिटेन में कार्यरत केरल की शेरमिल पुरावदी और दिल्ली स्थित एम्स में काम कर रहे केरल के विपिन कृष्णन से कोरोना महामारी के संबंध में बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो इस तथ्य से हैरान हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में कोरोना जांच की अनुमति नहीं दी जा रही है। निजी अस्पताल के एक डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि अगर वे कोरोना संक्रमितों की जांच नहीं कर सकते तो उनके लिए काम करना असंभव है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकारें इस धारणा को लेकर काम करने की कोशिश कर रही है या यह समझाने की कोशिश कर रही है कि समस्या उतनी भी भयावह नहीं है जितनी वह दिख रही है। उनका मानना है कि अगर किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसके हल के लिए उस समस्या को स्वीकारना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि समस्या को सही ढंग से परिभाषित करना और फिर उस समस्या से लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। संवाद के दौरान एम्स के नर्स विपिन कृष्णन ने खुद और अपनी पत्नी के कोरोना से संक्रमित होने का अनुभव साझा किया। इसके अलावा एक स्वास्थ्य कर्मी को दिल्ली सरकार की ओर से
से घोषित आर्थिक मदद नहीं मिलने का उल्लेख किया, जिनकी मौत पिछले दिनों के कोरोना के कारण हुई। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि वह स्वास्थ्य कर्मियों के मुद्दों को उठाएंगे और सरकार को पत्र भी लिखेंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोविड-19 संकट के असर और इससे निपटने के तरीकों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों के साथ संवाद कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर पर भी मार, लगातार दूसरी बार बढ़े एलपीजी के दाम, जाने अब कहां क्या रेट। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल पर लगातार बढ़ रही महंगाई के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हो गया है। गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में आज से महानगरों में 4.50 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ गए हैं। यह लगातार दूसरा मौका है जब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले जून में 12 रुपए बढ़ गए थे। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में 14.2 किलो के प्रति सिलेंडर पर रेट 1 रुपया बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इंडियन ऑयल के मालिकाना हक वाली कंपनी इंडियन गैस ने कोलकाता में 4.50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए हैं, जबकि मुंबई में प्रत्येक सिलेंडर पर 3.50 रुपए और चेन्नई में 4 रुपए का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में गैर सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 594 रुपए में मिल रहा है, जबकि मुंबई में भी यही रेट है। इसके अलावा कोलकाता में 620 रुपए प्रति सिलेंडर और चेन्नई में 610 रुपए प्रति सिलेंडर का रेट है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में यह इजाफा लगातार 3 महीने तक हुई कटौती के बाद हुआ है। जून महीने से पहले मार्च से लेकर मई तक एलपीजी सिलेंडर के रेट में 277 रुपए की कमी आई थी। इससे पहले फरवरी में एक ही झटके में दाम 144 रुपए बढ़ गए थे। तब दिल्ली में एक सिलेंडर का दाम 858 रुपए हो गया था। हालांकि मार्च से फिर कटौती शुरू हुई और रेट घटकर 805.50 रुपए हो गया था। इसके बाद अप्रैल में दाम 744 रुपए प्रति सिलेंडर पर आ ठहरे और उसके बाद मई में रेट 581.50 रुपए प्रति सिलेंडर पर आ गया था। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाते हैं। इसके बाद यदि कोई ग्राहक अतिरिक्त सिलेंडर खरीदता है तो उसे पूरी कीमत चुकानी होती है। बता दें कि एलपीजी के दाम में हर महीने के पहले दिन बदलाव होता है। हालांकि महीने के पहले दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 80.43 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.53 रुपए प्रति लीटर का रेट मिल रहा है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 82.10 रुपए और डीजल 75.64 रुपए लीटर में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 87.19 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 78.83 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 83.63 रुपए प्रति लीटर और डीजल 77.72 रुपए लीटर मिल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अधीर रंजन बोले, लगता है पीएम मोदी अभी भी जिनपिंग की कुटिल मुस्कान के प्रभाव में हैं। जी हां दोस्तों, अधीर रंजन के साथ कपिल सिब्बल ने साधा निशाना। चीनी कंपनियों की ओर से चंदा देने पर उठाए सवाल। लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच गतिरोध जारी है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने लद्दाख सीमा में चीनी सेना के अतिक्रमण का मसला उठाया। साथ ही हुवाई, ओप्पो और जायोमी की ओर पीएम केयर्स फंड में फंडिंग का भी मसला उठाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मोदी जी, भारत में एक जगह है जिसे लद्दाख कहा जाता है। ये कोई टेरा इकॉग्निटा नहीं है, आप इसे भूल सकते हैं। हम 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। पहला कोरोना, दूसरा चीन। एक महामारी है और दूसरी एंडेमिक है। ऐसा लगता है कि आप अभी भी शी जिनपिंग की कुटिल मुस्कान के प्रभाव में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा, लॉकडाउन पूरी तरह फेल, इसके फायदे बताएं प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने इसे अनियोजित लॉकडाउन बताया है। कहा, नियंत्रण के लक्ष्य में फेल हुआ लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री को अनियोजित लॉकडाउन से देशवासियों को हुए फायदे बताने चाहिए। कोरोना नियंत्रण के लक्ष्य में तो लॉकडाउन पूर्णतया विफल साबित हुआ है। देश जानना चाहता है कि अनियोजित लॉकडाउन के तय लक्ष्यों को देश पा सका है या नहीं। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन में चीन मुद्दे का जिक्र न होने पर भी सवाल उठाया। एक ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि चीन की आलोचना करने वाली बात भूल जाएं। अपने राष्ट्रीय संबोधन में प्रधानमंत्री इसका जिक्र भी करने से डरते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पता है
चीनी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, शत्रुघ्न सिन्हा ने किए मजेदार ट्वीट। आत्मनिर्भर भारत पर भी कसा तंज। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पूरे देश में कांग्रेस समेत विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, आत्मनिर्भर भारत को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। सिन्हा ने 3 ट्वीट किए हैं। इनके जरिए उन्होंने मजाकिया लहजे में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने जोक्स आत्मनिर्भर भारत पर कटाक्ष के लिए शेयर किए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि ये सिर्फ खुलकर हंसने के लिए है। इसमें उन्होंने लिखा है कि चीनी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, जिसका उन्होंने ट्वीट में जवाब दिया है कि क्योंकि वो अपने बैट खा जाते हैं और उन्हें अपनी बाउंड्रीज का पता नहीं है। उन्होंने एक और जोक लिखा है, एक बार चंबल के डाकुओं ने एक कवि सम्मेलन आयोजित किया। डाकुओं ने खूब मस्ती की और कवियों को सोने के गहने और ढेर सारे पैसे देकर विदा किया। थोड़ा आगे जाकर कवियों को डाकुओं ने लूट लिया। लुटेरों ने कहा, उपहार देना हमारा कर्तव्य है और लूटना हमारा व्यवसाय है। नोट, इस पोस्ट का पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी और लाखों रुपए के राहत पैकेज से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा है कि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी और लाखों रुपए के राहत पैकेज से कोई लेना देना नहीं है। इस ट्वीट के नीचे उन्होंने #आत्मनिर्भर_भारत की यूज किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।